Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की जो स्टोरीज है आप लोग सुनिए और एंजॉय भी कीजिए और आप इस स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखेंगे भी। ये स्टोरीज मेरे साथ जो शेयर की हैं, पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की हैं बीकी बताते हैं कि वो अपनी सिस्टर की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मेरा नाम बीकी है। मैं अपनी बड़ी बहन का एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बहन तब करीब 16 साल की हुआ करती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में घूमने के लिए चली गई। जाने के बाद वो जब घर पर आई करीब तब 8:30 बज चुका था। वो कम से कम हफ्ते में एक बार 2 बार उस तरह घूमने जरूर जाया करती थी। इसीलिए मेरे पेरेंट्स भी उसे परमिशन दे दिया करते थे, क्योंकि रोज़ का काम नहीं था उसका, और अच्छा पढ़ाई भी करती थी और डांस में भी बहुत अच्छी थी। ये स्टोरी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये 1983 का स्टोरी है। मेरी सिस्टर चली गई और फिर आने के बाद से ही वो जैसे चुपचाप हो गई। मम्मी ने जब उसे कहा कि हाथ पैर धो के चल डिनर कर ले जल्दी से, तो उसने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी को देखकर ये ताज्जुब तो हुआ, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं कहा। फिर से कमरे में जाकर जब उसे बुलाने गई तो मम्मी ने देखा कि वो बेड के नीचे ही बैठी हुई है। मतलब बेड में नहीं, वो बेड के पास बैठी हुई थी और उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे और उसके आँखें भी बड़े बड़े और बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। सुर्ख रंग के दिख रहे थे उसके आँख। और फिर वो मम्मी को आंखें फाड़े देख रही थी और अपने सर को हिला रही थी। मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा कि ये क्या कर रही है, लेकिन मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी, वो बहुत ही अच्छी थी। वो कभी भी कुछ कॉम्प्लेन करना या कुछ दुखना मम्मी के ये नहीं वो नहीं कभी नहीं बताती थी। वो बहुत ही स्वभाव की भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, और वो डांस जो सीखती थी उस समय कथक, वो भी बहुत अच्छा करती थी। मेरे मम्मी पापा का उस पर बहुत ही एकदम भरोसा था। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी ने उसे उस हालत में देख के मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने उससे बार बार पूछने पर भी वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर मम्मी पापा को बुलाई तो पापा जब अंदर आए, उसके सर में पापा हाथ दिए ही थे कि वो जोर से पापा का हाथ को झटक दी और कैसे गुर्राने लगी, जैसे उसके अंदर से कोई दूसरा कोई बोल रहा है। इसके वजह से पापा उठ खड़े हुए और बोले कि ये क्या हो गया इसको। मम्मी ने कहा रुको, मैं पड़ोस में आंटी को बुला कर लाती हूँ। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो कि हर बात में वो माहिर थी, जैसे कि भगवान का पूजा करना, मंत्र सब पाठ करना, और एक बात था वो नर्स भी थी पहले, इसीलिए वो प्रेग्नेंट औरतों का भी मदद कर दिया करती थी बिल्कुल फ्री में। वो आंटी कुछ मनी वनी नहीं लिया करती थी। बहुत ही अच्छा समाज सेवी का जैसे वो काम में सबका आती थी। मम्मी जब आंटी को बुला के लाए तो आंटी ने कहा कि इसके ऊपर में ज़रूर कुछ हुआ होगा, ज़रूर किसी ने कुछ किया होगा, इसीलिए वो ऐसे कर रही है, बोल के उसके शरीर में हाथ देने लगी। वो आंटी का हाथ लेकिन छिड़क नहीं पाई। आंटी ने उसको बहुत बार हाथ दिया, उसके सर से लेके हाथ तक, पैर तक। उसके बाद आंटी कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते आंटी ने कहा कि बता तू कौन है। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप हो गई थी आंटी को देखने के बाद, और अपने सर को झुका के बैठी हुई थी। आंटी ने बार बार पूछने पर भी जब नहीं कहा तो आंटी ने उसका बाल को पकड़ लिया। बाल पकड़ने के बाद वो बहुत ज़ोर से चीखने लगी, जैसे लग रहा था दी के शरीर में दी नहीं और कोई चीख रहा है और कोई उस तरह आवाज़ कर रहा है। सब कोई डर गए। आंटी ने तब कहा कि नहीं, ये मेरा बस का काम नहीं है, मुझे भी दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लोग एक पंडित को बुला के अभी लाओ, वरना बहुत देर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त पंडित कहाँ से कोई मिलता, काफ़ी रात हो चुकी थी। इसीलिए पापा ने कहा कि हम सारी रात पढ़ाई करते रहेंगे, बजरंगबली का चालीसा, चंडी पाठ वगैरह करते रहिए आप।
कल सुबह होने तक ही किसी को हम लोग ला सकते हैं। तो आंटी मान गई। आंटी वहीं पर डिनर कर ली और वहीं पे बैठे बैठे चंडी पाठ करने लगी और पापा अपना गायत्री मंत्र और चालीसा पढ़ने लगे। धीरे धीरे जब रात बीत गई, सुबह हुई, तो दीदी बिल्कुल ठीक हो गई थी। लग रहा था दीदी को कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था। दीदी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। आंटी भी सोची कि शायद हमारे पाठ करने पर, दिया धूप सब देने पर ये ज़रूर ठीक हो गई होगी। आंटी सुबह सुबह घर चली गई अपना। फिर शाम को सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह से वो स्कूल भी गई थी, सब कुछ। फिर अचानक से शाम जब हुई, दीदी फिर उसी तरह बैठ गई और गुर्राने लगी। तब मम्मी ने पापा से कहा, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, अब जाओ और किसी को बुला के लाओ। पापा ने एक पंडित को बुला के लाए। पंडित जी आए, देखे, उनको झाड़ फूँक किया और एक ताबीज़ भी पूजा करके कुछ दिया पापा के हाथ में। कहा इसको पहना दो। पहना दिए। कुछ शांत थी दीदी पंडित को देखने के बाद। फिर दीदी थोड़ा खाकर सो गई। फिर रात के कौन सा समय होगा इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दीदी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और अपने गले से ताबीज़ को भी उसने फेंक दिया और अपने बाल को भी नोचने लगी। ऐसा देखकर मम्मी पापा बहुत डर गए और फिर से आंटी को बुला कर लाए। आंटी ने कहा कि नहीं, इसे किसी तांत्रिक को दिखाओ। फिर पापा ने बहुत इधर उधर करने के बाद एक तांत्रिक मिला। तब तक दीदी का तबीयत बहुत ख़राब हो चुका था। तब जाके एक तांत्रिक मिले। तांत्रिक आए। आने के बाद उन्होंने देखकर कहा कि बहुत ही एक सख्त प्रेत ने इसके ऊपर में भर कर लिया है। ये उसे बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए वो इस पे आ गया है और ये जाना नहीं चाहता है। हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मानेगा, क्योंकि वो बहुत ही सख्त प्रेत है। ये सब सुनने के बाद मम्मी पापा का भी डर गए थे, लेकिन फिर भी क्या करें, बेटी का इलाज तो कराना था। पापा ने उसे बात से दीदी को मान दिया करते थे, क्योंकि दीदी खुद ही को चोट पहुंचा लिया करती थी और दीदी है अपने आवाज़ में नहीं, उसके अंदर से और कोई जैसे बोलता था, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बस देखते रह जाओगे, इस तरह बोलते रहती थी। लेकिन आवाज़ और ही किसी का होता था, लेकिन जुबान मेरी दीदी का ही था, इसीलिए इतना डर नहीं लगता था। करीब करीब ऐसा घटना हमारे साथ 1 महीना जैसे हो गया था। बाद में मैं और डरता भी नहीं था। मैं भी दीदी के पास चला जाया करता था और दीदी को खिलाया करता था। मुझे लेकिन कुछ नहीं कहती थी दीदी, कभी भी मेरे साथ हंसती थी और उसका हाथ भी खोल देने से दीदी मुझे ना कभी चोट पहुंचाई है ना कुछ की है। फिर आंटी ने जब वो तांत्रिक का पता किया और तांत्रिक आए, वो तांत्रिक सारा पूजा पाठ करने लगे और करते करते उसके बाद उन्होंने एक बहुत दिन बाद आके एक ताबीज़ दिया और पापा को एक पानी भी दिया। कहा कि ये पानी हमेशा इसके मुंह पे छिड़कते रहना और घर पे इस पानी पे स्प्रे करते रहना और ये ताबीज़ को इसे पहना दो और 21 सोमवार ऐसा करो। एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके बेटी को ले जाओ, साथ में जिस पेड़ से वो गुजरी थी वही पेड़ के पास कुछ मिठाइयाँ रख दो और प्रणाम करके माफ़ी मांगकर आया करो। उसी तरह पापा ने किया। 21 दिन पूरे हो जाने के बाद उन्होंने कहा कुछ अच्छा नया वस्त्र रखो और कुछ अच्छी खान पान रखो, तो देखो तुम्हारी बेटी का सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह पापा ने किया। मेरी दीदी को भी ले जाया करते थे साथ में। उसके बाद मेरी दीदी ठीक तो हो गई। ठीक होने के बाद कुछ साल बाद दीदी का अचानक से फिर से तबीयत खराब हुआ। दीदी को बहुत डॉक्टर दिखाया गया, लेकिन दीदी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। दीदी फिर से उसी तरह दौरे पड़ने लगे। ऐसा तो आवाज़ कुछ निकलती नहीं थी, कुछ दूसरे के आवाज़ में बात भी नहीं करती थी, पर दीदी को ना जाने क्यों दौरे पड़ने लगे और दीदी सेंसलेस हो जाती थी। काफ़ी टाइम तक दीदी बेहोश रहती थी। सब कोई रोना धोना चालू कर देते थे। फिर एक दिन अचानक दीदी मर गई। दीदी का डेथ हो गया। इस बात को मेरी मम्मी बहुत दिल से लगा ली थी और मेरी मम्मी भी बिल्कुल नींद पागल हो गई थी। हमारे घर में जैसे एक बहुत ही ख़राब बाढ़ सा आ गया था। हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। मैं और पापा तो बिल्कुल जैसे अकेले हो गए थे। फिर धीरे धीरे मम्मी का इलाज करने के बाद मम्मी ठीक हुई
और वो घर भी हम लोगों ने छोड़ दिया। मैं अभी भी अपनी दीदी को याद करता हूँ। मेरी जो बेटी हुई है, मैं दीदी का नाम से उसका नाम रखा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। हम आगे की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ये स्टोरी है मैना की। मैना बताती हैं कि वो अपने एक भाई का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मेरा भाई, जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, वो फ़ौज में जाना चाहते थे। उनको फ़ौज में जाने का बचपन से ही शौक़ था, इसलिए हमेशा खुद को फिट रखना और फिर पार्क में जाके जो अपना हाइट बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, ये सब वगैरह वो हमेशा किया करते थे। करीब 12-13 साल से ही उनका हर एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था। हर कोई कहते थे कि हाँ, तू ज़रूर फ़ौज में जा सकता है। वो हमेशा जॉगिंग जाना, जो सब एक्सरसाइज उनके शरीर को फिट रखेगा, ठीक रखेगा, उसी तरह वो किया करते थे। एक बार वो मामा के घर चले गए। मामा के घर जाने के बाद उनका मामा के घर जाके वो तभी भी सुबह सुबह उठकर जॉगिंग जाने लगे। खेतों के पास से वो जॉगिंग जाया करते थे। एक दिन की बात है, भोर 4 बजे उठकर उसी तरह वो जॉगिंग चले गए। जाने के बाद देखते हैं कि सामने कई औरतें बैठी हुई हैं। वो औरतों का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो सब घूंघट में थी, लेकिन रास्ता बहुत पतला होने की वजह से मेरे भाई उससे आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि औरतें बिल्कुल रास्ते पे बैठे बैठे बातें कर रही थी। वो बहुत आश्चर्य तो हुए कि इस तरह ये औरतें क्यों बैठी हुई हैं रास्ते पर, क्योंकि और भी आदमी तो आएंगे अभी अपनी खेतों पे, और ये अभी तक यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं। तब मेरे भाई ने उनसे कहा कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आगे जाने दो। फिर वो औरतें कुछ नहीं कह रही थी। फिर मेरे भाई ने दोबारा कहा कि मुझे थोड़ा आगे जाने दो, मुझे उस फील्ड में जाना है। लेकिन वो औरतें ने कुछ नहीं कहा, बस वो लोग खड़े हो गए और मेरे भाई को रास्ता मिला तो वो चले गए। जाने के बाद उस फील्ड में अपना जॉगिंग जारी रखे थे। फिर अचानक से देखते हैं वो औरतें उस फील्ड में आके बैठ गईं, लेकिन कब वो चल के आए, क्या की, वो सब उनको नहीं दिखा था। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो और आप लोग खेतीबाड़ी करने आए हो या बस बैठने आए हो। इतना कहना था कि वो औरतें अपनी घूंघटें खोल दी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनका चेहरा देखकर मेरा भाई बहुत डर गया। उनका चेहरे पे जो आँखें नहीं थी, काले गड्ढे थे और उनके नाक की जगह में भी बिल्कुल सुराख था, कोई नाक नहीं था उनके नाक की जगह में, और उसके बाल भी नहीं थे, उनके सब गंजे औरतें थे। ये देखना था कि मेरे भाई बहुत डर गए। वो दौड़ के कुछ आगे आए, फिर बेहोश हो गए। उनको जो आदमी लोग आए थे खेत के लिए, उन्हें देखा तो उठाकर घर पर लेकर आए मामा के घर में। उसके बाद उनको जब होश आया, उनको बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने उन औरतों को देखा। सबने कहा कि हाँ, वहाँ पर कई बार कई लोग इस तरह देख पाते हैं। आपको उस तरफ जाने का उचित ही नहीं था अकेला, क्योंकि कोई नहीं जाना चाहता है। फिर मेरे भाई का तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शहर आ गए, शहर आके डॉक्टर दिखाए। डॉक्टर्स ने भी बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक बाबा से भी मुलाकात की मम्मी ने, भाई का मम्मी ने। फिर उन्होंने बताया कि वो चुड़ैलें थी और आपके बेटे के ऊपर में वो लोग काफ़ी हावी हो गए हैं, इसीलिए आपका बेटा का तबीयत ठीक नहीं हो पा रहा था। और फिर यही नहीं, उनका बिल्कुल तबीयत इतना ख़राब हो गया कि वो हड्डियों का ढांचा बनने लगे और ना कुछ खाते ना पीते, बस वो सोए ही रह जाते थे। वो थोड़ा सा ठीक हुए बाबा झाड़ने पर और एक ताबीज़ भी दिया। फिर भी मेरे भैया कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिन ठीक रहे, फिर से उनका तबीयत ख़राब होने लगा। रात को ना सो पाते थे और सोने से भी डर जाते थे। इस तरह उनके साथ घटना चालू हो गया था। एक दिन अचानक उनको बहुत ही तबीयत ख़राब हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास ले जाते जाते उनका डेथ हो गया।
ये बहुत ही दुख की बात हुई, क्योंकि मेरे वो भैया अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। इसीलिए फ्रेंड्स, जो जगह आप लोग जानते नहीं हो, जिस पोखर में भी कई बार ऐसे अनजान पोखर में कई जन नीचे उतर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, ये सब गलत बात है। जिस जगह को आप अच्छी तरह ना जानते हो उस जगह में अकेला कभी नहीं जाना चाहिए। ये एकदम सटीक बात है। पोखर में भी नहीं उतरना चाहिए। इसी तरह एक बात है, मेरे दादाजी ने हमारे साथ शेयर किए थे। मेरे दादाजी और उनके कई दोस्त एक बार साइकिल से अपना घूमने गए हुए थे। वो उस जगह में ज़्यादा जाया भी नहीं करते थे। तो वहाँ पर देखा कि एक छोटा सा तालाब था। गर्मियों का मौसम था, काफ़ी थके हुए रहे थे। तो सबने सोचा लड़के लड़के हैं, हम लोग चलो पोखर में उतर के नहा लेते हैं। तो सब लड़के राज़ी हो गए और फिर वो लोग उतर के नहाने लगे। और तब की बात है, तब लड़के गांव में ही रहते थे और फिर उनको उस तरह का काम बन जाता था उनका। वो लोग उतर गए। उतर जाने के बाद काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे वहीं पे। करीब करीब 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद सबको बोले कि चलो हम लोग चलते हैं। तो उनमें से एक लड़का था, उसका नाम था पृथ्वी, कुछ उनका नाम था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। सोकर वो मैंने लेट गए एकदम नीचे और तड़प तड़प के चीखने लगे। सब डर गए। सब पहले सोचे कि मजाक कर रहा है, फिर जल्दी जल्दी से उसको बोलने के बाद वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर सब कोई उसको मुश्किल से उठाए। उठाने के बाद थोड़ा दूर लाने के बाद देखे इधर उधर कुछ आदमी है, तो उनसे मदद लिया और एक बैलगाड़ी में उसे सुलाकर उसे घर लाए। सब ने कहा कि क्या हुआ है, क्या पता। तो सबको पहले सोचे मिर्गी हुआ है क्या, डॉक्टर दिखाए उसको। बहुत डॉक्टर दिखाए, करीब करीब 3 हफ्ते तक उसको डॉक्टर दिखाए। उसको फीवर आ रहा था, मेडिसिन वगैरह दिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो बैठने उठने जब लगा तो वो कहने लगा कि ये लोग मेरे पास क्यों बैठे हुए हैं, मुझे इनसे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये लोग मेरे पास क्यों बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े दाढ़ी है उनकी इतने बड़ी बड़ी आँखें हैं, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। इस तरह का वो बोलने लगा। तो एक तांत्रिक के पास जब उस लड़के को लेके गए तो उन्होंने कहा वो तालाब में जो आमने सामने के गांव वाले हैं, मर जाने पर वो जो अस्थि होता है वो सब बहाया जाता है वहाँ पर। कई बार ऐसा भी हुआ है कि डेड बॉडी वगैरह भी वहाँ पे दफन होके रह गए हैं नीचे, कुछ कारणों वैसे था, कोई ऐसे बहुत पहले वो तालाब में कोई झट से नहीं जाता ही नहीं है। वो जंगल के बीचों बीच जैसा एक तालाब है। वहाँ पर बच्चे जाकर बहुत गलती कर दिए। उन्होंने बहुत कोशिश किया, वो तांत्रिक ने भी, वो बाबा ने भी, जो कि वो लड़का को ठीक कर देंगे, तावीज़ वगैरह दिया, उसको बहुत कुछ बातें भी बताई, हिदायत भी दी, लेकिन वो भी वो लड़का बच नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का डेथ हो गया। इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी अनजान जगह पे इस तरह मत जाओ कि हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, उस तरह नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरी स्टोरी को हो सके तो शेयर भी करना। बाय द वे, टेक केयर माय फ्रेंड्स।